हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी, सामान्य काउंसलिंग और कैंप काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। यानी कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर सामान्य काउंसलिंग क्या होती है, किस चरण पे होती है और कैंप काउंसलिंग का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा जो है कब किया जाता है। आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि काउंसलिंग के जो है कितने प्रकार होते हैं या फिर जो है सामान्य काउंसलिंग या कैंप काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सामान्य काउंसलिंग और कैंप काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य काउंसलिंग के बारे में। सामान्य काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने आवेदन कर दिया है और जो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होती है उसको सामान्य काउंसलिंग कहते हैं। जैसे कि अभी जो आपकी जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2020 की जो काउंसलिंग चल रही है वो जो है छठे फेज यानी कि छठे चरण की काउंसलिंग है। लेकिन इस छठे चरण की काउंसलिंग को जो है आप जो है पहले चरण की काउंसलिंग ही मान के चलें, क्योंकि सरकार ने इस पर जो है पुनः जो है अभ्यर्थियों से आवेदन लिया है, इसलिए हम इसको जो है एक नए सिरे से मान के चलें। जबकि जो है इसमें 2012 के नियमों के आधार पर ही जो है भर्ती होगी। तो सामान्य काउंसलिंग के जो प्रथम चरण होता है इसमें जो है दो तरीके के जो है कार्य किए जाते हैं या दो तरीके की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग या जो है नियोजन समिति द्वारा अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया ये होती है कि नियोजन समिति के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें जो है ऊपर से जो है अभ्यर्थियों को जो है जिनके टॉप मेरिट होती है उनको जो है ले लेते हैं। यानी कि टॉप मेरिट वाले अभ्यर्थियों को जो है क्या करते हैं वो छांट लेते हैं और उनको क्या करते हैं अपने जो है शिक्षा विभाग द्वारा जो है या नियोजन समिति के माध्यम से एक जो है नियोजन पत्र जो है निर्गत कर देते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने आदेश में देखा होगा, जो कि न्यूज़ पत्र में आया था कि जो है सबसे पहले जो है नियोजन पत्र जो है निर्गत किए जाएंगे उन अभ्यर्थियों को जो टॉप मेरिट में होंगे। तो यहाँ पर जो है आपको पता चलता है कि जो टॉप मेरिट के जो अभ्यर्थी होते हैं तो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होती है उसमें जो है नियोजन समिति के माध्यम से उनको जो है नियोजन पत्र जो है निर्गत कर दिए जाते हैं। और एक बात और बता दें कि इस बार के जो नियोजन पत्र निर्गत किए जाएंगे इस बार उसमें अभ्यर्थियों की फोटो भी लगी होगी। तो पहले चरण के काउंसलिंग में जब नियोजन पत्र निर्गत हो जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें 30 दिन का मौका दिया जाता है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र भेजे गए हैं उनको क्या करती है शिक्षा विभाग जो है या नियोजन समिति जो है 30 दिन का अवसर देती है और इस 30 दिन के अवसर में इनको क्या करना होता है अपना योगदान जो है करना होता है। तो जिला शिक्षा नियोजन समिति में जो जाकर अभ्यर्थी क्या करता है 30 दिन के अंदर अपना योगदान करता है। इसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वेरीफाइड होते हैं और जब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होकर वेरीफाइड हो जाते हैं तब उनसे एक सहमति पत्र भरवा करके विद्यालय का विकल्प लेने के पश्चात उनको विद्यालय का आवंटन कर दिया जाता है और जो है उनकी जो है सेवा शुरू हो जाती है। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है सामान्य काउंसलिंग में ही। सामान्य काउंसलिंग का जो दूसरा तरीका है उसमें क्या करते हैं शिक्षा विभाग की जो नियोजन समिति होती है वो क्या करती है कि काउंसलिंग के 1% जो है क्या करती है जारी करती है। यानी कि प्रेस न्यूज में जो है क्या करती है विज्ञप्ति जारी करती है कि इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत तक के अभ्यर्थी जो हैं जिला शिक्षा नियोजन समिति पर आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लें और जो है नियोजन पत्र अपना जो है ले लें। तो इसमें क्या करते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो उन प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं यानी कि उन प्रतिशत श्रेणी जो कि जो है नियोजन समिति द्वारा जो है विज्ञप्ति में जारी की जाती है उसके अंतर्गत आते हैं, वे अभ्यर्थी क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के फोल्डर फाइल बना करके वो जो है नियोजन समिति में जाते हैं और अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करते हैं। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तत्पश्चात उनको जो है नियोजन पत्र निर्गत कर दिया जाता है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। नियोजन फोल्डर जो तैयार किया जाता है या जो शिक्षक भर्ती में जो है अभ्यर्थी जो नियोजन कराने के लिए जो है जाते हैं काउंसलिंग में, जो फोल्डर फाइल तैयार की जाती है उसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप अपने हमारे प्ले लिस्ट में जो है जाकर के देख सकते हैं और ये वीडियो आपको जो है शिक्षक भर्ती के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कि जो है काउंसलिंग की जो पहले चरण की, यानी कि पहले चरण में दो तरीके की हो गई। पहला जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है नियोजन समिति द्वारा जो है नियोजन पत्र जो है निर्गत कर दिया जाता है एक मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मान करके, और दूसरा होता है कि प्रतिशत विज्ञप्ति जो है जारी की जाती है, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है क्या करते हैं परसेंटेज की जो लिस्ट न्यूज़पेपर में जो है जारी करते हैं या जिला वेबसाइट पर जारी कर दी जाती है और वो अभ्यर्थी जो है आकर के अपना जो है काउंसलिंग करा लेते हैं। तो ये तो हो गई सामान्य काउंसलिंग की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कैंप काउंसलिंग की, क्योंकि बहुत सारे जो है दोस्तों ने जो है कमेंट बॉक्स में पूछा था कि कैंप काउंसलिंग क्या होती है। कैंप काउंसलिंग का जो चरण होता है वो बिल्कुल अंत में शुरू होता है।
तो अंत में शुरू होने का मतलब क्या होता है? कैंप काउंसलिंग जो होती है सबसे जो है अंतिम चरण में जो है शुरू की जाती है। ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए होता है जो छूट गए हैं, यानी कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं या कम मेरिट वाले या हाई मेरिट वाले, ठीक है, दोनों ही अभ्यर्थी किसी न किसी प्रकार से जो है नियुक्ति लेने में जो है वंचित रह गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या करती है बिहार की जो है बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो क्या करता है, कैंप काउंसलिंग का आयोजन जो है अंतिम में करता है। तो कैंप काउंसलिंग की जो चरण प्रक्रिया होती है इसमें जो है क्या करते हैं कि पेपर में जो है विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है कि फलाना तारीख को या इस दिन या इस तिथि के समय जो है निश्चित एक स्थान दे दिया जाता है, वहाँ पर कैंप का आयोजन किया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी जो है छूट गए हैं वो क्या है कैंप में भाग ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैंप में वैसे अभ्यर्थी आते हैं जो बची हुई सीटों पर क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो कैंप में जो है भाग लेने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई प्रतिशत की जो है ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसमें किसी प्रकार की जो है आपको प्रतिशत बताई जाती है कि इतने से इतने प्रतिशत तक अभ्यर्थी आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी अभ्यर्थी जो है जाकर के कैंप के जो नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। कैंप नियोजन प्रक्रिया का जो चरण होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग की फाइल कैसे तैयार की जाती है। उस प्रकार से सारी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करके आप निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित दिन पर, जहाँ पर काउंसलिंग की जो है स्थान तय किया गया वहाँ पर सारे अभ्यर्थी जो है जमा होते हैं और मेरिट लिस्ट में अपना जो है नंबर देख लेते हैं या मेरिट अंक देख लेते हैं। और इसके साथ ही आपको जो है जो खाली सीटें हैं इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाली सीटों का ज्ञान नहीं है तो फिर आप कैंप काउंसलिंग में अगर भाग लेते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि खाली सीटें, रिक्त सीटें अगर आपको जानकारी है तो आप कैंप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और अपना अभ्यर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कैंप काउंसलिंग का जो है प्रथम चरण में क्या होता है कि खाली सीटों का जो है ब्यौरा लेने के बाद और अपनी मेरिट देखने के बाद आप क्या करते हैं, कैंप में भाग लेते हैं। कैंप में जब अभ्यर्थी जाता है तो वहाँ पर उसका जो है एक रजिस्ट्रेशन जो है किया जाता है रजिस्टर में, ठीक है। नियोजन समिति द्वारा प्रत्येक कक्ष जो है अलग अलग बना दी जाते हैं जहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग हो रही होती है। सबके जो है विषयवार अलग अलग कक्ष जो है बनाए जाते हैं और उन कक्ष के दरवाजे पर जो है पूरी डिटेल्स, सीट की रिक्तियाँ कितनी हैं कैटेगरी वाइज वो, और जो है कौन सा सब्जेक्ट है वो साट दिया जाता है, वहाँ पर चिपका दिया जाता है, ठीक है। उसको देख करके अभ्यर्थी उस रूम में प्रवेश कर जाते हैं। रूम में प्रवेश करने के बाद जो है वहाँ रजिस्टर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन में उनका नाम, पता और टीईटी का जो है रोल नंबर, क्रमांक, अंक, मेरिट अंक, सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। और उसके बाद जो पिछले चरण में जो कैंप लगे थे उसमें जो है सीटेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करा लिए जाते हैं। अभी आगे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, जैसा जो है दिशा निर्देश आएगा वैसा हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल क्या करते थे उस समय कि कैंप नियोजन में रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा हो जाते थे ताकि आप किसी दूसरी जगह जो है ना जा पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है खाली सीटें जो है बहुत ध्यान से देख लें कि आप वहाँ पर जो है कैंप में अगर भाग ले रहे हैं और खाली सीटें अगर ज़्यादा हैं तब उसी स्थान पर आप जो है कैंप के लिए जाएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद जो है नियोजन समिति के जो सदस्य होते थे उस क्लास में जो उपस्थित होते थे वो जो है क्लास में बैठे अभ्यर्थियों के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट तैयार करते थे रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर के माध्यम से। उसके बाद क्या करते थे, आधे एक घंटे बाद उस पर जो है विचार विमर्श करके कैटेगरी वाइज सारी चीज़ फाइनल करके, मतलब ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी दिन चलती है और आप वहाँ पर जो है मौजूद रहते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती है, आप भी उसी कक्ष में मौजूद रहते हैं और आपके सामने सारी प्रक्रिया जो है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जो है की जाती है, ठीक है। तो नियोजन समिति द्वारा जब जो है सारे जो है अंक जो है मेरिट अंकों की जो है लिस्ट बना करके कैटेगरी वाइज उनको जब सीटों के अनुसार जो है बांट दिया जाता है, उसके बाद लास्ट में वो क्या करते हैं उसी लिस्ट से जो है एक एक करके सारे नाम पुकारते हैं और जो अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित होता है उसका जो है सिलेक्शन जो है कर लिया जाता है। यानी कि काउंसलिंग में जो है सिलेक्शन जो है इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाने के बाद जो है नियोजन समिति जो है उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन कर लेती है और उसके बाद उस अभ्यर्थी को क्या करना होता है, अपनी जो फोल्डर फाइल होती है उनके पास जमा करनी होती है। फोल्डर फाइल वेरिफिकेशन होने के बाद जो है उनको नियोजन पत्र जो है नियोजन समिति द्वारा निर्गत कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो है प्रोसेस था कैंप में सिलेक्शन में भाग लेने का। कैंप सिलेक्शन में भाग लेते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपनी कैटेगरी वाइज सीट जरूर देख लें और जहाँ पर कम सीट हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर अधिक सीट हो कोशिश करें वहाँ पर जाने की, क्योंकि वहाँ पर जो है कम प्रतिशत वाले लोगों का भी जो है अभ्यर्थन जो है सुनिश्चित हो सकता है। तो ये था सारी प्रक्रिया जो है सामान्य काउंसलिंग की और कैंप काउंसलिंग की। अब उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि सामान्य काउंसलिंग और कैंप काउंसलिंग में क्या अंतर होता है और किसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो बेनिफिट जो होता है सामान्य काउंसलिंग का वो जो है हाई मेरिट वाले बच्चों को मिलता है और जो कैंप काउंसलिंग होता है उसके बाद जो छोटे बच्चे रह जाते हैं और जो रिक्त सीटें जो हैं बच जाती हैं उनमें जो है कैंप काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को जो है अभ्यर्थन सुनिश्चित होता है। कैंप काउंसलिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आपकी किस्मत पर आधारित होती है, यानी कि आपके जो है लक के ऊपर जो है निर्भर करता है कि कैंप काउंसलिंग में अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो समझिए कि आप बहुत लकी व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कर
दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।